हेलो फ्रेंड्स, सिविल स्टार हिमाचल प्रदेश के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, माय नेम इज अविनाश अग्रवाल एंड इन दिस वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 30 अप्रैल 2024 के इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ न्यूज़पेपर्स। हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा दोस्तों चाइना जो है एक मिशन लॉन्च करेगा विच विल टेक चाइना टू द फार साइड ऑफ द मून। सो ये लूनार मिशन होगा, राइट। इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर मिशन की जो बातें हैं वो मैं आपको सारी बता देता हूँ, राइट। दिस इज गोइंग टू बी अ रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट जो कि चाइना लॉन्च करेगा, और ये रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करके इसके एक्सपीरियंस के थ्रू जो है चाइना विल प्रिपेयर द वे फॉर मैन्ड मिशंस टू मून। सो चाइना का ऑब्जेक्टिव ये है कि बाय 2030 दे वांट टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू मून, तो उसी की प्रिपरेशन के अंदर ये मिशन काफी ज्यादा हेल्प करेगा, राइट। चाइना का जो सबसे पहला लूनार मिशन था उसका नाम था चैंग ई, जो कि 2007 के अंदर लॉन्च करा गया था, राइट। उसके अलावा 2020 के अंदर चाइना ने एक सैंपल रिट्राइवल मिशन करा था, जहां पर उन्होंने लूनार सरफेस के ऊपर से सॉइल, रॉक एटसेट्रा के सैंपल्स को जो है पिकअप करके अर्थ वापस लेकर आए थे। तो आप देख सकते हैं कि जो चाइना का लूनार प्रोग्राम है, जो स्पेस प्रोग्राम है, वो काफी एडवांस होने लग रहा है, काफी उसके अंदर जो है डेवलपमेंट होने लग रहे हैं दोस्तों, राइट। इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नेवर बिफोर अटेम्प्टेड असेंट फ्रॉम मून्स हिडन साइड ऑन इट्स रिटर्न जर्नी होम, ये चीज हम करने वाले हैं दोस्तों, राइट। दिस इज गोइंग टू द न्यू एस्पेक्ट दैट चाइना विल ट्राई फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। क्योंकि हिडन साइड यानी कि वो साइड ऑफ द मून है जो हमें दिखाई नहीं देता है अर्थ से बिल्कुल भी, तो उस साइड से जो है टेक ऑफ करके अर्थ वापस आने की जो जर्नी है वो हम यहाँ पर ट्राई करेंगे, राइट। 2030 की बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अपने को समझ में आना चाहिए फ्रॉम यूएस चाइना राइवलरी पॉइंट ऑफ व्यू, वो ये है कि जो नासा है यानी कि जो यूएस की जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव बीन बैंड बाय यूएस लॉ, दे कैन नॉट कोलैबोरेट विद चाइना इन एनी सच मिशंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट। तो एक प्रकार की रेस लगी हुई है, बिकॉज यूएस एस्ट्रोनॉट्स को जो है नासा साउथ पोल के ऊपर 2026 के अंदर लैंड करवाना चाहता है, और चाइना यही चीज जो है नॉट एग्जैक्टली ऑन द साउथ पोल बट ऑन लूनार सरफेस 2030 अपने जो है एस्ट्रोनॉट्स को लैंड करवाना चाहता है, ठीक है। जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक पॉइंट मालूम होना चाहिए, वो ये है कि जो लूनार सरफेस का जो साउथ पोल है यानी कि जो मून का जो साउथ पोल है, उसको गोल्डन बेल्ट के तौर पे डिस्क्राइब करा जाता है। उसका गोल्डन बेल्ट का नाम इसीलिए रखा गया है बिकॉज इट इज अ वेरी कंड्यूसिव स्पॉट जहां पर से फर्दर स्पेस एक्सप्लोरेशन को लॉन्च करा जा सकता है, बिकॉज उस साउथ पोल के ऊपर जो है आपको पोलर आइस अवेलेबल है, वाटर बॉडीज एक्सेट्रा अवेलेबल है, तो वो सारी चीजें ह्यूमन बींग्स को हेल्प करेंगी जब वो अपना बेस उस एरिया के अंदर बनाएंगे। सो इन दैट सेंस अगर आपको ये पूछे कि साउथ पोल को गोल्डन बेल्ट क्यों कहा जाता है, तो मैंने आपको उसका रीजन बता दिया है दोस्तों, राइट। इंडिया का चंद्रयान 1 2008 के अंदर ऑलरेडी कंफर्म कर चुका है कि आइस एग्जिस्ट करती है साउथ पोल के ऊपर, जो पोलर क्रेटर्स है उसके अंदर आइस एग्जिस्ट करती है। सो वी हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू दिस एंटायर आइडिया, राइट। So this is the first article today. Moving ahead to the next article. Again this is a little bit of a repeat from yesterday's article. कल हमने ऑलरेडी राखी गढ़ी के बारे में बात करी थी, राइट। सो राखी गढ़ी इज बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट साइट है राखी गढ़ी, राइट, जो कि हरियाणा के अंदर लोकेटेड है नियर हिसार, राइट। सो द आइडिया इज कि यहाँ पर से एक और फाइंडिंग निकल कर आई है, और उस फाइंडिंग को मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दिया है। फाइंडिंग ये है दोस्तों कि एक हैबिटेट स्ट्रक्चर हमारे को मिला है नियर द बरियल साइट, राइट। सो बेसिकली हो क्या रहा है दोस्तों कि आपको शायद ये चीज आपने एनसीईआरटी या अपने नोट्स के अंदर पढ़ी होगी, राइट, या नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता देता हूँ, राइट, कि हरप्पन सिविलाइजेशन का एक अर्ली पीरियड था, उसके बाद उसका एक मैच्योर पीरियड था, फिर उसके बाद उसका एक लेट पीरियड था। बोलने का मतलब ये है कि जो मैच्योर फेज ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन है वो लगभग 4000 साल पहले था। तो अचानक से तो ये लोग अपीयर नहीं हुए थे इंडिया के अंदर या एशिया के अंदर, ये लोग अचानक से तो अपीयर नहीं हुए थे। सो धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ होगा, और फिर वो मैच्योर फेज स्टार्ट हुआ होगा, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन स्टार्ट हुआ होगा, करेक्ट। तो इस पर्टिकुलर डिस्कवरी के अंदर ये बताया जा रहा है दोस्तों कि जो अर्ली फेज के जो साइट्स है या जो अर्ली फेजेस का जो हैबिटेट है, उसको सिमेट्री या बरियल के लिए जो है मैच्योर फेज के अंदर यूज करा जाने लग रहा था। सो दिस इज समथिंग न्यू विच इज कमिंग आउट ऑफ दिस एंटायर डिस्कवरी, दिस एंटायर एक्सकवेशन। वही चीज मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट करके भी बता दी है कि ये जो नई डिस्कवरी ये सजेस्ट कर रही है कि जो मैच्योर हरप्पन पीपल है दे वर यूजिंग हैबिटेट साइट्स ऑफ अर्ली हरप्पन एरा एज सिमेट्री दोस्तों। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि कल को अगर कोई भी स्टेटमेंट बनकर आए प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड, तो आपकी जानकारी में ये रहना चाहिए, राइट। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वो है 75,550 फॉरेस्ट फायर्स जो है कंट्री के अंदर रिकॉर्ड करे गए हैं लास्ट 6 मंथ्स के अंदर दोस्तों। तो इसको थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें मैं अच्छे से जो है दिखा सकूं।
राइट। सो मोस्ट अफेक्टेड स्टेट्स जो है वो आपके उत्तराखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। दीज आर द मोस्ट अफेक्टेड स्टेट्स। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से काफी अच्छी जानकारी हमारे को फॉरेस्ट फायर्स के बारे में मिलती है। इंडिया के अंदर दोस्तों आपको कभी भी आप आंसर राइटिंग करेंगे, कभी भी आप इंटरव्यू में बैठे हैं, ऐसे राइटिंग कर रहे हैं और इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और आपको कुछ आंकड़ा देने की इच्छा हो रही है, सो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल नंबर। एक मात्र नंबर जो कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए वो ये है कि 2001 से लेकर 2023 तक इंडिया ने कुल मिला के 38.1 यानी कि मोटामोटी 38 किलो हेक्टेयर ऑफ ट्री कवर को लूज कर दिया ड्यू टू फॉरेस्ट फायर दोस्तों, राइट। 38 किलो हेक्टेयर ऑफ ट्री कवर को लूज कर दिया। तो नंबर याद करने में भी मुश्किल नहीं है और आपने स्टैटिस्टिक लिख दिया तो फिर आसान हो जाता है, राइट। इसके अलावा भी अगर कोई स्टैटिस्टिक आपको मिल जाता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया का फॉरेस्ट कवर इज प्रोन टू फॉरेस्ट फायर, तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा, राइट। अगर आप सपोज कर लीजिए आंसर राइटिंग करते दौरान मैप बना देते और मैप पे उत्तराखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ को थोड़ा सा मार्कआउट करके बोल देते हैं कि इन एरियाज के अंदर 75,000 से ज्यादा फॉरेस्ट फायर देखी गई थी 2024 के अंदर या 6 महीने के अंदर, तो फिर एग्जामिनर आपको जो है अच्छे नंबर देगा बिकॉज आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। तो जो इंडिया के अंदर फॉरेस्ट फायर का जो सीजन है दैट इज टिपिकली फ्रॉम नवंबर टू जून। व्हाई नवंबर टू जून? बिकॉज मोटा मोटी साउथ वेस्ट मानसून और रिट्रीटिंग मानसून खत्म हो जाता है, टेम्परेचर जो है धीरे धीरे कुछ पार्ट्स ऑफ द कंट्री के अंदर बढ़ने लग जाता है, इवेंचुअली समर आ जाती है, तो जो ह्यूमिडिटी है, जो मॉइस्चर कंटेंट है वो सारा कम हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाते हैं और एक प्रकार से नेचुरली जो है कंड्यूसिव सिचुएशन हो जाती है जहां पर फॉरेस्ट फायर हो सकती है। फॉरेस्ट फायर होने के कारण क्या है दोस्तों? तो उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने 4 मेजर कारण हाईलाइट करे हैं, तो आप भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं अगर आप चाहो तो कि उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज हाईलाइटेड द फॉलोइंग 4 रीजंस, राइट। तो पहला रीजन है कि डेलिबरेटली जानबूझ के आग लगाई जा रही है, केयरलेसनेस की वजह से कि आप टॉडी टैपर हो या फॉरेस्ट वर्कर हो या कोई भी हो, आपने बीड़ी जलाई, बीड़ी फेंकी और उसकी वजह से आग लग गई, राइट। फार्म एक्टिविटीज के अंदर से अब जैसे फॉर एग्जांपल शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन जो होता है या जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होते हैं उसकी वजह से भी ये हो सकता है एंड नेचुरल रीजंस की वजह से भी फॉरेस्ट फायर स्टार्ट हो सकती है, राइट। ह्यूमन बींग्स का इन्वॉल्वमेंट कुछ इस प्रकार से है दोस्तों कि ह्यूमन बींग जो है ना आग लगा देते हैं ताकि उस एरिया के अंदर फिर वापस से जो अच्छी घास उगे उस घास के ऊपर वो लोग अपने एनिमल्स को जो है चरा सके दोस्तों, राइट। या फिर इलीगल कटिंग ऑफ ट्रीज या फिर पोचिंग को जो है कवर अप करने के लिए फॉरेस्ट में आग लगा दी जाती है ताकि एविडेंस ही मिट जाए दोस्तों। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज या फिर मजबूरी या फिर लालच, ये सारे रीजंस बेसिकली जो है ह्यूमन बींग्स के इन्वॉल्वमेंट को जो है जस्टिफाई करते हैं, राइट। लार्ज स्केल फायर्स का डेफिनेशन क्या होता है दोस्तों? ये बहुत ही टेक्निकल प्रकार की चीजें बहुत अच्छी लगी मुझे देखकर, तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो लार्ज स्केल फायर है उसका कैटेगराइजेशन इस प्रकार से है कि मिनिमम फॉरेस्ट एरिया 121.406 हेक्टेयर्स कवर होना चाहिए उस फॉरेस्ट फायर के अंदर, तो उसको हम लार्ज स्केल फायर का कैटेगराइजेशन देंगे दोस्तों। सो ये बेसिक चीजें मैंने आपको थोड़ी सी क्लियर करवा दी है, राइट। और यहाँ पर और भी कुछ चीजें बता रखी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आपको जानना है कि भाई इसके अंदर पूरे मैटर के अंदर लॉ कौन से एप्लीकेबल होएगा, तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 एप्लीकेबल होगा। जो भी प्रोविजंस है, जो भी प्रावधान है इस फॉरेस्ट एक्ट 1927 के, उसके माध्यम से जो है कार्रवाई इस प्रकार की घटनाओं के एसोसिएटेड जो भी लीगल स्टेप्स है वो इसके थ्रू लिए जा सकते हैं, राइट। कुछ इस आर्टिकल के अंदर कुछ पॉइंटर्स बता रखे हैं कि क्या प्रकार के स्टेप्स लिए जाने चाहिए, राइट। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि टेक्निकली आप क्या कर सकते हैं कि फायर लाइन बना सकते हैं, यानी कि एक क्लियरिंग कर सकते हैं फॉरेस्ट एरिया के अंदर, ताकि अगर सपोज आग लग भी रही है तो एक पैच ऑफ फॉरेस्ट जल गया तो ऐसा नहीं कि आग कंटिन्यूअसली सारे फॉरेस्ट को एनगल्फ कर रही है। अगर एक क्लियरिंग आपने बना दी, मान लीजिए, राइट, 50 मीटर 100 मीटर की, मुझे नहीं मालूम कितने मीटर की क्लियरिंग बनानी चाहिए, बट आपने उस क्लियरिंग के अंदर सारे वेजिटेशन को क्लियर कर दिया तो एक पैच जल के खत्म हो जाएगा, उस पैच से आग जो है दूसरे पैच के अंदर ट्रांसफर नहीं होगी, राइट। तो अगर आपने क्लियरिंग इस प्रकार से साइंटिफिकली बना दी अक्रॉस योर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ फॉरेस्ट, तो इस चीज के अंदर आपको हेल्प मिल सकती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आपको कम्युनिटीज को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, बिकॉज अगर लोकल लेवल के ऊपर लोग आपके साथ नहीं है तो आप चाहे कितना ही कुछ भी करने की कोशिश कर लीजिए, आप इस चीज के अंदर सक्षम नहीं हो पाएंगे। उसके अलावा ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, एसेट्स होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसी आर्टिकल के अंदर लिखा गया है कि उत्तराखंड के अंदर हेलीकॉप्टर्स की मदद से, मिलिट्री की मदद से जो है सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करी गई, बट इस प्रकार की कोई भी सहायता छत्तीसगढ़ को नहीं मिली, इस प्रकार की कोई भी सहायता शायद आंध्र प्रदेश को नहीं मिली। तो क्यों नहीं मिली, राइट। सो बिकॉज फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट फायर तो फॉरेस्ट फायर है, राइट। तो ऐसा क्यों है कि एक पर्टिकुलर स्टेट को ज्यादा हेल्प मिल रही है, दूसरे पर्टिकुलर स्टेट्स को वो हेल्प नहीं मिल रही है? तो हमारे को जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट अप्रोच है इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर, उसको हमारे को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की रिक्वायरमेंट्स है, राइट। ये इस आर्टिकल के अंदर से समझ में आ रहा है, राइट। सो दिस इज द बेसिक समरी ऑफ दिस आर्टिकल। आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, ऑलराइट।
मूविंग अहेड दोस्तों, ये काफी टेक्निकल आर्टिकल है, काफी अच्छा आर्टिकल है। इसके अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि कौन से सिनारियो के अंदर रीपोलिंग करवाई जाती है, क्या क्या सिनारियोज हो सकते हैं जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो रीपोलिंग ऑर्डर करेगी, या जो भी पोल कंडक्ट करा गया है उसको सेट असाइड कर देगी, या फिर जो पोल है उसकी नई डेट निकालेगी, राइट। तो क्या ऐसे सिनारियोज है, क्योंकि एज ऑफ नाउ जब पोलिंग होने लग रही है, इलेक्शन चलने लग रहा है, तो वैरायटी ऑफ सिनारियो सामने आने लग रहे हैं, जिसकी वजह से जो है पोलिंग रीपोलिंग की सिचुएशन हमारे कंट्री में देखने को मिल रही है, राइट। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं ताकि आप लोगों को देखने के अंदर आसानी हो जाए, राइट। सो आप देख सकते हैं दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है 11 पोलिंग स्टेशन इन मणिपुर एज वेल एज कुछ स्टेशन इन अरुणाचल प्रदेश के अंदर रीपोलिंग के ऑर्डर्स दिए थे दोस्तों। उसी प्रकार से उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर भी पोलिंग को अडजर्न करा था। तो क्यों करा था, राइट। तो पहला सिनारियो ये हो सकता है डिस्ट्रक्शन या फिर हाईजैकिंग ऑफ ईवीएम, राइट। तो जो भी कार्रवाई हो रही है या जो भी डिसीजन दिए जाएंगे वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के माध्यम से लिए जाएंगे, जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है आरपीए 1951। उसके वैरायटी ऑफ सेक्शंस है। सेक्शंस मुझे नहीं लगता है कि आपको याद करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 58 डील करता है डिस्ट्रक्शन हाईजैकिंग ऑफ ईवीएम्स के साथ, राइट। उसके अलावा सेक्शन 135A डील करता है बूथ कैप्चरिंग के साथ। मुझे नहीं लगता है कि आपको सेक्शन याद करने की जरूरत है, पर मोटा मोटी आपको मालूम होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि अगर ईवीएम्स को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया या हाईजैक कर दिया आपने या आपके किसी रिप्रेजेंटेटिव ने, तो एक प्रकार से वो इलीगल एक्टिविटी है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ईसीआई क्या करेगा कि पोल को जो है वॉइड यानी कि नॉट एप्लीकेबल डिक्लेयर कर देगा और एक नई डेट जो है वो लॉन्च करेगा फॉर रीपोलिंग। अब सपोज कर लीजिए कि आपने जो है लेफ्ट फोर फिंगर के ऊपर जो है आपने ऑलरेडी एक बार निशान लगवा लिया है, राइट। कि आपने वोट डाल दिया तो आपके लेफ्ट फोर फिंगर पे निशान लग गया है, ठीक है। तो आपके लेफ्ट मिडल फिंगर के ऊपर फिर जब रीपोलिंग होगी तो निशान लगाया जाएगा। तो यहां तक बात लिखी गई है। एक आईएएस ऑफिसर है रवि मित्तल साहब, उनका लिखा हुआ आर्टिकल है। तो उन्होंने काफी अच्छी टेक्निकल बातें जो कि जनरली हमें नहीं मालूम होती है वो इस आर्टिकल के माध्यम से हमें बताई है, राइट। तो एक तो चीज ये हो गई। दूसरा सिनारियो ये पैदा हो सकता है कि भैया बूथ कैप्चरिंग हो गई। बूथ कैप्चरिंग का मतलब ये आप डरा रहे हो, धमका रहे हो और बैलेट बॉक्स उड़ा के भाग गए, ये कर लिया, पोलिंग स्टेशन के ऊपर कब्जा कर लिया, हमला कर दिया। इस प्रकार की अगर आपने हरकतें करी सबसे पहले तो, राइट, तो आपको 1 से 3 साल की सजा होगी कॉमन आदमी को, और अगर आप पब्लिक सर्वेंट हो तो आपको जो है 3 से 5 साल की सजा होगी। और उसके अलावा सेक्शन 58A के अंतर्गत जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करेगा रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है फ्रेश पोल कंडक्ट करवाएगी, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अगर सपोज कर लीजिए कि कोई भी एरिया से रिपोर्टिंग आ रही है कि काफी लार्ज नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस के ऊपर ये प्रॉब्लम दिखी जा रही है बूथ कैप्चरिंग की, तो जो है उस इलेक्शन को सेट असाइड कर दिया जाएगा और फिर नए सिरे से इलेक्शन करवाया जाएगा। सपोज कर लीजिए कि कोई अनफोर्सिन डिसरप्शन है, जैसे कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई या फिर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया कि पोलिंग पार्टी नहीं पहुंची, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया कि मटेरियल ईवीएम मशीन्स इलेक्टोरल पेपर रोल जो होना चाहिए वो सब नहीं पहुंचा है, तो इसकी वजह से अगर या मान लीजिए जो इलेक्शन का समय दिया था 2 घंटे के अंदर, उस समय के बाद 2 घंटे के अंतर्गत इलेक्शन की वोटिंग स्टार्ट नहीं हुई या मेल फंक्शनिंग हो गई ईवीएम की, तो कोई भी ऐसी परिस्थिति हुई तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है नई डेट निकालेगा। मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट मर गया है ना, अब जैसे सेक्शन 52 ऑफ आरपीए जो है इसके साथ डील करता है कि अगर सपोज कर लीजिए आप कैंडिडेट हो किसी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के, और इस चीज को बहुत ध्यान से नोट करना दोस्तों कि आप अगर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट हो, नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी या स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी जिसे रिकॉग्नाइज करा गया है, रिकॉग्नाइज का मतलब ये है कि आपको सिंबल इशू करा गया है अंडर इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर, यानी कि आपको रिकॉग्निशन है प्रॉपर, आप पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट या नेशनल लेवल के ऊपर आपने थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रखे हैं और आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर रखा है। तो अगर आप रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो, राइट, और नॉमिनेशन फाइल करने के बाद और वोटिंग स्टार्ट होने के पहले के मोटा मोटी पीरियड के अंदर अगर आपके डेथ हो जाती है, आपका निधन हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो है फिर नई प्रकार से डेट इशू करी जाएगी, नए कैंडिडेट्स को जो है इनवाइट करा जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो ये सारी चीजें इस आर्टिकल के अंदर बताई है, मैंने आपको पूरा समराइज करके दे दिया है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा दोस्तों, अच्छा आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए, राइट। उसके बाद ये एक छोटा टॉपिक है, राइट, एक इंटरेस्टिंग बात, एक आर्टिकल सामने आया। उस इंटरेस्टिंग आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि वेनिस एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और वहां पर ओवर टूरिज्म का प्रॉब्लम हो रहा है। और ओवर टूरिज्म की वजह से कैसा होता है कि वहां का जो इकोसिस्टम है, वहां के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सारी चीजों के ऊपर एक्सेसिव जो है बर्डन आता है, और एक्सेसिव बर्डन की वजह से जो उनकी क्वालिटी है, जो उनकी सस्टेनेबिलिटी है, वो सारी चीजें नेगेटिवली इंपैक्ट होती है। तो वेनिस ने क्या स्टेप लिया ओवर टूरिज्म को डील करने के लिए कि भैया अगर आप डे टूरिस्ट हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे सके, राइट। सो सपोज कर लीजिए कि आप जो है डे टूरिस्ट हो, डे ट्रिपर हो, राइट।
तो आपको जो है, अगर आप 8:30 बजे से 4 PM के बीच में आ रहे हो वेनिस के अंदर और घूम के वापस जा रहे हो, तो आपको 5 यूरो का जो है एक टिकट कटाना पड़ेगा। अगर आप ओवरनाइट के लिए आ रहे हो तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो ये जो ओवर टूरिज्म का जो प्रॉब्लम है, ये केवल वेनिस के अंदर नहीं है, यूरोप के कई सारे देशों के अंदर है, कई सारे शहरों के अंदर है, जैसे एम्स्टर्डम हो गया, बार्सिलोना हो गया, लंदन हो गया, वो सारी चीजों के अंदर ये प्रकार की परिस्थिति देखने को मिल रही है। वेनिस के अंदर ये सिचुएशन इतनी ज्यादा अलार्मिंग हो गई कि यूनेस्को ने धमकी दी। यूनेस्को ने धमकी ये दी, राइट, कि डेंजर लिस्ट के ऊपर डाल देंगे, कि जो ओवर टूरिज्म की वजह से जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम को हार्म हो रहा है, इसकी वजह से आपको डेंजर लिस्ट के ऊपर डाल देंगे। तो वेनिस ने कैसे तैसे करके यूनेस्को के पांव पकड़ के जो है ये डेंजर लिस्टिंग अपनी बचवा ली, राइट, और अब वो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं इंडिया के अंदर भी ओवर टूरिज्म होता है। हमारे जो अच्छे अच्छे टाउन्स है, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, फॉर रिलीजियस रीजंस जो टूरिज्म होता है, तो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख आदमी अचानक से जो है नदी के अंदर डुबकी मारने पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, श्रद्धालुओं को नहीं रोका जाना चाहिए। लेकिन वो जो ओवर टूरिज्म हो रहा है उसका जो खामियाजा है वो अल्टीमेटली जो है आपके एनवायरमेंट, आपकी इकोलॉजी के ऊपर पड़ने लग रहा है। तो उसके लिए अगर हम कुछ प्रकार के स्टेप्स लेना चाहें तो हमें सोचना चाहिए, और ये प्रकार के स्टेप अगर हम सोचें तो हो सकता है। कृपया करके ये मत सोचिएगा कि मैं किसी रिलीजन के अगेंस्ट बात करने लग रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहने लग रहा हूं कि जो नंबर्स हैं उनको हमारे को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारा इकोसिस्टम उतना ही फ्रेजाइल है जितना वेनिस का इकोसिस्टम फ्रेजाइल है दोस्तों, राइट। उसके बाद ये एक छोटा सा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज है कि एक्टिविस्ट टेरेसा विसेंट, उनको ग्रीन नोबेल मिला है। ग्रीन नोबेल का मतलब होता है जो आपका गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज है वो इन्हें मिला है, राइट। तो इन्होंने जो है यूरोप के लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लगून के प्रिजर्वेशन के हिसाब से कुछ अच्छा काम करा होगा, उसकी वजह से इन्हें ये ग्रीन नोबेल मिला है। हमारे आलोक शुक्ला को भी मिला है। तो ये आलोक शुक्ला कौन है दोस्तों? छत्तीसगढ़ के हैं ये। इन्होंने जो है हासदेव आनंद फॉरेस्ट के अंदर जो है प्रिजर्वेशन के हिसाब से अच्छा काम करा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोल माइनिंग का वहां पर बहुत बड़ा खतरा था कि अगर कोल माइनिंग होती तो आजू बाजू का जो फॉरेस्ट कवर है उसको बर्बाद हो जाता था। तो इन्होंने क्या करा, उसको प्रोटेस्ट करा, लोगों को इन्वॉल्व करा। तो फिर फाइनली एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने घुटने टेक दिए और उन्होंने ऑक्शंस जो है कैंसिल करे 21 कोल माइंस के 2022 के अंदर। तो आलोक शुक्ला जी को जो है इसी एक्टिविटी के लिए या इस अचीवमेंट के लिए जो है रिकॉग्नाइज करा गया है फ्रॉम इंडिया दोस्तों। उसके बाद एक और आर्टिकल है रिगार्डिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दोस्तों। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ब्यूटीफुल डिस्कशन, राइट। अब आप जानते हैं दोस्तों कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है लागू करा जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, ताकि जो पोलिंग के दौरान या जो इलेक्शन के दौरान जो कैंपेनिंग हो रही है उस कैंपेनिंग के अंदर हम इलीगल हरकतें ना करें। इलीगल हरकतों का मतलब ये है कि ब्राइबिंग करवाना, दारू पिलाना, चिकन खिलाना, है ना, लोगों को डराना, धमकाना, भड़काऊ भाषण देना, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे समाज के अंदर बंटवारा करने की कोशिश करना ताकि आप अपना वोट बैंक बना सको, राइट। तो ये सारी प्रकार की हरकतें नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करते हैं, राइट। अब आप जानते हैं कि दोस्तों मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लागू करती है वो लागू होता है, लेकिन जो उसका एनफोर्समेंट होना चाहिए, जो उसके अंदर टीथ होनी चाहिए, यानी कि जो उसका दांत होना चाहिए जिसके थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पेनल्टी लगा सके, पनिश कर सके, आपको जो है थोड़ा सा कंट्रोल के अंदर करने के लिए डायरेक्ट प्रकार का कुछ स्टेप्स ले सके, वो सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन टिपिकली ये बनकर आता है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है क्या वो सही में कुछ काम करता है, क्या वो कारगर है, क्या वो अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाता है, और नहीं कर पाते तो क्या प्रकार के स्टेप्स लिए जाने चाहिए ताकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इफेक्टिवली लागू करा जा सके, राइट। ये प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, नेचुरल सी बात है। इसी क्वेश्चन का आंसर जो है इस आर्टिकल के अंदर अशोक लवासा जो कि फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने ये सवाल का जवाब दिया है, राइट। तो मैं इसको जूम इन करता हूं और आपको थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं, राइट। तो सबसे पहले तो ये है दोस्तों कि जो पॉलिटिकल मोरालिटी है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कोई नियम कायदा कानून काम नहीं करेगा। अगर मैं एज अ पॉलिटिकल लीडर नहीं मानना चाहता हूं तो फिर तो सारी चीजें फेल है, राइट। तो यही चीज से उन्होंने स्टार्ट करा है, यही चीज से उन्होंने एंड करा है। तो स्टार्ट उन्होंने करा है कि जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंदर जवाहरलाल नेहरू है उनका उन्होंने एक पैराग्राफ दिया है, उनका एक्सपीरियंस बताया कि जिसमें नेहरू जी कह रहे हैं कि इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के कैंपेनिंग के दौरान किसी भी व्यक्ति का एक बहुत ही ईवल साइड बाहर निकल कर आता है, और इलेक्शन कैंपेनिंग एक ऐसा प्रकार का कॉन्टेस्ट है जिसके अंदर अगर मैं शांत स्वभाव का हूं, अगर मैं जो है सभ्य स्वभाव का हूं, अगर मैं जो है एक हद से नीचे गिरकर हरकतें नहीं कर सकता हूं, तो शायद मैं वहां पर सक्सेसफुल ना हो पाऊं। तो नेहरू जी ने कहा कि रफ एंड रेडी मेथड्स लोग यूज करते हैं। अगर आप थिक स्किन के हो, आपकी लाउड वॉइस है और आपका कॉन्शियस अकोमोडेटिंग है, यानी कि आप कुछ भी करने को राजी हो, तो आपके इलेक्शन के अंदर अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, राइट। तो नेहरू जी का ये ऑब्जर्वेशन तब का था जब कोई इलेक्शन कमीशन नहीं थी, जब कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था। तो तब भी लोग ऐसे ही थे, आज भी लोग वैसे ही है, बट सिचुएशन आज थोड़ी सी ज्यादा विट्रियोलिक हो चुकी है, आज सिचुएशन थोड़ी सी ज्यादा लाउड और ऑफेंसिव हो चुकी है। उसी के बारे में अशोक लवासा साहब लिख रहे हैं,
राइट। सो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी हिस्ट्री यहां पर बता रखी है, राइट, कि इसे केरला के अंदर स्टार्ट करा गया था 1960 के अंदर, जब केवी के सुंदरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। उसके बाद 1979 के अंदर जब एसएल शकदार इलेक्शन कमिश्नर थे, तो उन्होंने जो है एक और इसके अंदर एडिशन करा कि जो भी पार्टी इन पावर है वो अपनी पोजीशन को, अपने एक्सेस टू रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकती अपने आप को एक अनफेवरेबल एडवांटेज देने के अंदर इलेक्शन के अंदर, राइट। तो रूलिंग पार्टी जो है वो गवर्नमेंट में होने का फायदा नहीं उठा सकती है खुद को एज देने के लिए। ये चीज 1979 के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर जो है इंट्रोड्यूस करी गई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ एसएल शकदार। तो ये चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब होने क्या लग रहा है, तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बता दिया। होने क्या लग रहा है कि इंस्टेंसेस ऑफ वायलेशंस जो है वो इंक्रीज होने लग रहे हैं दोस्तों, राइट। तो भड़काऊ भाषण दिए जाने लग रहे हैं। मनी हैज रिप्लेस्ड मसल। अभी गुंडागर्दी करने की जरूरत नहीं है, अभी पैसे से काम हो जाता है, राइट। अभी आपको सड़कों के ऊपर उतरकर इलीगल एक्टिविटीज करने की जरूरत नहीं है। टीवी कंप्यूटर के माध्यम से, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, फेक न्यूज के माध्यम से जो है सारी चीजों के अंदर जो है मैनिपुलेशंस करे जा सकते हैं दोस्तों, राइट। सो अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को हमारे को कैसे इवॉल्व करना चाहिए या मॉडिफाई करना चाहिए ताकि उसके अंदर इफेक्टिवनेस लाई जा सके, तो इसके अंदर यही चीज बता रखी है दोस्तों कि आपको जो है रीजनेबल प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस, पेनल्टीज लगाने पड़ेंगे ना नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर। दोस्तों नॉन डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्शन कमीशन इज अ फेयर एंड नॉन पार्टीजन बॉडी दोस्तों, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकती है, राइट। तो इन्होंने सजेशंस दिए हैं कि क्या प्रकार के स्टेप्स लिए जाने चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल प्यूनिटिव मेजर्स लिए जाने चाहिए जो कि फेयर, ट्रांसपेरेंट, प्रेडिक्टेबल हो, राइट। अगर किसी ने भी सीरियस वायोलेशन करा है, हेट स्पीच दिया है, कम्युनल या कास्ट एंगल को निकाला है ताकि वोट्स को बटोरा जा सके, या फिर फाउल, फिल्दी, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी अपने अपोनेंट के खिलाफ, तो उसके अगेंस्ट एक्शंस लिए जाने चाहिए। अगर आपने पहला वायोलेशन करा तो आपके ऊपर कैंपेनिंग के ऊपर बैन लगाई जानी चाहिए फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। मान लीजिए 1 दिन 2 दिन के लिए आपको कैंपेनिंग नहीं करने दिया जाएगा। अगर आपने जो है एक और बार वायोलेशन करा तो आपको और लंबे समय के लिए बैन लगाया जाएगा, तो मान लीजिए 1 हफ्ते का बैन लगाया जाएगा। अगर आपने फिर भी वापस वायोलेशन करा तो फिर आपके ऊपर जो है और लंबा परमानेंट बैन लगाया जाएगा, कंप्लीट प्रोहिबिशन करा जा सकता है। या फिर ऐसा भी करा जा सकता है कि हर एक पार्टी अपना स्टार कैंपेनर डिसाइड करती है कि भैया ये हमारा स्टार कैंपेनर होगा इस इलेक्शन के अंदर, इसके ऊपर हम एक्स्ट्रा पैसा खर्ची करेंगे और इसको हम लोग जगह जगह लेकर जाएंगे, राइट, और ये हमारे बिहाफ पे कैंपेनिंग करेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि मैं ऐसे कोई कमेंट्री नहीं कर रहा हूं बट एग्जांपल दे रहा हूं कि अब जैसे भाजपा के अंदर या जो ग्राउंड लेवल के ऊपर सबसे ज्यादा डिमांड कैंपेनिंग की जो है वो ऐसी आती है कि भाई मोदी जी से कैंपेनिंग करवाओ, योगी आदित्यनाथ जी से कैंपेनिंग करवाओ, अमित शाह जी से कैंपेनिंग करवाओ। तो बीजेपी की टिपिकली स्टार कैंपेनर्स ये होते हैं, राइट। स्टार कैंपेनर यानी कि सलमान खान, शाहरुख खान की बात नहीं कर रहा हूं। स्टार कैंपेनर मतलब वो कैंपेनर जिसके ऊपर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी पैसा खर्ची कर सकती है ओवर एंड अबव इंडिविजुअल कैंडिडेट अपने प्रचार के लिए जो खर्चा करता है उसके ऊपर जाकर, राइट। तो स्टार कैंपेनर के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप गूगल करिए, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर सपोज कर लीजिए कि आपका स्टार कैंपेनर वायोलेशन कर रहा है तो उसको स्टार कैंपेनर नहीं बनाने दिया जाए, ये भी स्टेप लिया जा सकता है, राइट। एक और इस बार एक बहुत ही नॉवल प्रकार का स्टेप लिया गया इस बार की इलेक्शन कमीशन द्वारा। उन्होंने यूज करा प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मैं पॉलिटिकल पार्टी का कैंपेनर हूं, मैं बकवास करने लग रहा हूं, मेरे खिलाफ तो स्टेप लिया ही जाएगा, साथ साथ में मेरी जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसको मैं बिलोंग करता हूं उसको भी नोटिस जारी कर दिया कि देखो भैया ये आदमी के ऊपर तो हम लोग कार्रवाई करने ही वाले हैं, लेकिन ये तुम्हारा आदमी है, तुम देख लो, राइट। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। वाइकेरियस लायबिलिटी का मतलब ये होता है, जैसे ये कॉन्सेप्ट कहां से आता है कि सपोज कर लीजिए मैं गाड़ी चला रहा हूं, गाड़ी चलाते चलाते मान लीजिए ब्रेक फेल हो जाता है, ब्रेक फेल होता है तो सामने वाली गाड़ी को मैंने ठोक दिया, राइट। तो मेरी से तो गलती हुई है, लेकिन द फैक्ट दैट ब्रेक फेल हुआ यानी कि जिस कंपनी ने गाड़ी बनाई थी उसकी भी गलती है, तो पेनल्टी उसके ऊपर भी लगेगी। तो मेरे साथ तो जो कार्रवाई होगी वो तो होगी, लेकिन जो कंपनी है उसके साथ भी ये कार्रवाई होगी, यानी कि वाइकेरियस लायबिलिटी वहां से निकल कर आता है ये कंसेप्ट दोस्तों, राइट। तो वही चीज यहां पर बता रखी है, राइट, कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो है इन्वॉल्व करा गया है। तो मोटी बात लवासा साहब ये कहने लग रहे हैं दोस्तों कि जो प्यूनिटिव एक्शन है वो क्विक होना चाहिए, 72 आवर्स के विद इन एक्शन होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हुए एक्शन होना चाहिए, पूरी लिस्ट बनाई जानी चाहिए कि कौन ऑफेंडर है, क्या प्रकार के ऑफेंसेस हुए, उनके अगेंस्ट क्या प्रकार के स्टेप्स लिए, और ये सारी की सारी डिटेल जो है पब्लिक डोमेन के अंदर डाली जानी चाहिए ताकि जो लोगों का विश्वास है इलेक्शन कमीशन और उनके लिए गए एक्शंस के ऊपर उसको हम जो है इंप्रूव करवा सके। और जो भी लीगल एक्शन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को लेना है उनको ऑटोमेटिकली लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि इलेक्शन कमीशन को जाकर बताना पड़ेगा कि देखो भैया ऐसा ऐसा हुआ है तुम ये स्टेप लो। तो जो लोकल लेवल के ऊपर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनका काम ये है कि वो खुद ब खुद जो है आगे बढ़े और जो भी नेसेसरी एक्शंस है वो ले। इस आर्टिकल का जो एंड है वो ये है कि यू कैन नॉट हैव अ प्राउड एंड शिवलरस स्पिरिट इफ योर कंडक्ट इज मीन एंड पॉल्ट्री,
फॉर वॉट एवर मैन्स सैंक्शंस आर सच मस्ट बी हिज स्पिरिट, यानी कि आपकी जो बोली है, आपका जो वचन है और आपका जो इंटरनल जो थॉट प्रोसेस है वो अलाइंड है ना। तो आप अच्छे इंसान हैं तो आपके एक्शंस भी अच्छे होंगे एंड वाइस वर्सा, राइट। तो अल्टीमेटली बोलने की बात ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं, बॉल इज इन देयर कोर्ट, राइट। अगर वो बोलते हैं कि वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत बेस्ट है, बहुत महापुरुष प्रकार के हैं, तो फिर उनका कंडक्ट भी थोड़ा सा महापुरुष टाइप में होना चाहिए दोस्तों। ये वाला जो आर्टिकल है ये भी कल हमारे करे गए डिस्कशन का एक एक्सटेंशन है। मैंने आपको कल वाले डिस्कशन के अंदर बताया था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक लेडी ऑफिसर है, उनका एक चाइल्ड है, उस चाइल्ड को रेयर डिजीज है और उस लेडी ऑफिसर को जो है लीव चाहिए थी ताकि वो अपने बच्चे का जो है केयर कर सके। तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट से लीव मांगी, हिमाचल गवर्नमेंट ने दी नहीं, उन्होंने हाईकोर्ट में अप्रोच करा, हाईकोर्ट ने भी अब उनको जो है लीव नहीं दी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको लीव देनी पड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दिए कि बॉस आप अपनी ये जो लीव की जो पॉलिसी है उसको थोड़ा सा रिविजिट करिए। तो अश्विनी देशपांडे बहुत ही एमिनेंट सोशोलॉजिस्ट है, उनका एक बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, उसके अंदर जो ये पेट्रियार्की है या जो जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर है, राइट, चाइल्ड केयर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वो मदर ओनली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर मदर और फादर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वो फैमिली अलोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर फैमिली और समाज दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने बातचीत करी है। तो मैं थोड़ा सा जूम इन करके सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने हाईलाइट करी वो मैं आपको क्विकली बता देता हूं क्या बताया इसमें, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की चाइल्ड केयर लीव पॉलिसी है दोस्तों, 730 डेज ऑफ पेड लीव मिलती है फीमेल एम्प्लॉइज को, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, फीमेल एम्प्लॉइज को मिलती है 730 डेज ऑफ पेड लीव फीमेल एम्प्लॉइज के लिए, राइट। दिस इज ओवर एंड अबव मैटरनिटी लीव, यानी कि जो मैटरनिटी लीव है वो तो आपको मिल ही रही है, उसके अलावा 730 डेज ऑफ पेड लीव आपको मिलेगी फीमेल एम्प्लॉइज को, राइट। अब बात यह है कि मेन को ये लीव क्यों नहीं दी जाती है, तो मेन को दी जाती है तब जब वो सिंगल पेरेंट है, राइट। अगर वो सिंगल पेरेंट है तो उनको दी जाएगी, लेकिन अगर सिंगल पेरेंट नहीं है तो फिर मेन आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। तो फिर सवाल इसके अंदर ये आता है कि क्या हम जो हमारे सोसाइटी के जो जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर है, जो पेट्रियार्की है, जो इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या सरकार उसी चीज के ऊपर रबर स्टैंप लगाकर उसको अप्रूवल दे रही है। तो सबसे पहला सवाल इसके अंदर यह आता है कि क्या हम सोसाइटी के इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को लेजिटिमेसी दे रहे हैं। तो वो सवाल है, आप जानते हैं उसका जवाब यही होगा कि हमारे को इस प्रकार की चीजों को नहीं करना चाहिए। अगर हम सपोज कर लीजिए, फिर एक और सवाल ये आता है कि चलिए हम कहते हैं कि मेन को भी लीव्स अवेलेबल होनी चाहिए, वेमेन को भी लीव्स अवेलेबल होनी चाहिए, तो मेन लीव लेकर क्या सही में वो बच्चे का टेक केयर करने का काम करेंगे या फिर लीव लेकर बैठ जाएंगे क्योंकि वो पेड लीव है, राइट। तो क्या वो सही में जाके काम करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन जो है यहाँ पर डील करा गया है, राइट। हिमाचल प्रदेश की बात जो डिस्कस हो रही है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इस प्रकार की लीव मिलना। तो फिर इस आर्टिकल के अंदर सवाल ये पूछा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट को चॉइस क्यों दिया गया है, क्योंकि क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में तो ये अवेलेबल है और स्टेट्स के पास चॉइस है कि वो ये प्रोविजन को एप्लीकेबल करवाना चाहते कि नहीं करना चाहते, मानना चाहते कि नहीं मानना चाहते। तो हिमाचल प्रदेश ने बोला कि मैं नहीं मानना चाहता हूं। तो पॉइंट ये है अश्विनी देशपांडे का कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि भैया ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो फिर स्टेट्स को चॉइस कैसे मिला हुआ है कि वो फॉलो करे या ना करे, या तो सारे स्टेट्स के अंदर लागू होना चाहिए अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो, और अगर राइट नहीं है तो फिर बात ही खत्म हो गई। तो ये सारे क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाने लग रहे हैं। एक लार्जर क्वेश्चन ये है जो कि हमेशा उठता है कि इंडिया के अंदर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट तो बना दिया, इंडिया के अंदर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट तो बना दिया और उसको हमने लागू तो कर दिया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या एस्टैब्लिशमेंट जहां पे 10 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वहां पर ये कानून एप्लीकेबल होंगे, ये सारी चीजें तो हमने कर दी, लेकिन क्या ये कानून सही में लागू हो रहे हैं, क्या ये सही में एप्लीकेबल है, क्या ये सही में पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस जनरेट करने लग रहे हैं या फिर कुछ और ही होने लग रहा है। तो इस चीज को बहुत ही प्यारे ढंग से इस आर्टिकल के अंदर समझाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ये बताया गया है कि 98% ऑफ द फर्म्स इन इंडिया, 98% ऑफ द फर्म्स इन इंडिया माइक्रो फर्म्स है, यानी कि अंदर उन फॉर्म्स के अंदर 10 से कम लोग काम करते हैं, यानी कि 98% ऑफ द फॉर्म्स में तो ये कानून एप्लीकेबल भी नहीं है, राइट। अब चाहे आपकी इनफॉर्मल एंटरप्राइजेज है उनमें भी ये कानून एप्लीकेबल नहीं है, चाहे आपकी रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, राइट। तो 30% ऑफ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज भी लेस देन 10 एम्प्लॉइज वाली है, तो उसके अंदर भी ये एप्लीकेबल नहीं है। और जहां पर ये एप्लीकेबल है वहां पर ये परवर्स कंसिक्वेंसेस पैदा कर सकता है कि मी एज एन एम्प्लॉयर को अगर मेरे को मालूम है कि मेरे को मैटरनिटी बेनिफिट देनी है तो मैं क्या करूंगा कि न्यूली मैरिड वुमन को शायद जॉब पे नहीं रखूंगा, या जॉब पे रखूंगा तो कंडीशन करके रखूंगा कि देखो भैया मैटरनिटी बेनिफिट नहीं दूंगा, राइट। तो वो परवर्स कंसिक्वेंस हो जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉश एक्ट जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है उसके अंदर परवर्स कंसिक्वेंस ये होता है कि जो
विक्टिम होता है उसी को जो है हम लोग जो है ब्लेम करते थे कि भैया तुम्हारी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, फिर उसी को हम फायर कर देते, उसी के अगेंस्ट एक्शन ले देते, राइट। तो सेक्सुअल हरासमेंट भी मेरा हुआ और उसके बाद फायरिंग भी मेरी हो गई, उसके बाद किसी ने मेरे को सपोर्ट भी नहीं करा, राइट। तो ये प्रकार के परवर्स कंसिक्वेंसेस के बारे में तो कई सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। सोल्यूशन क्या है, राइट। तो एटलीस्ट फ्रॉम अ चाइल्ड केयर पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्यूशन निकाला गया है इस आर्टिकल के अंदर, और वो सोल्यूशन है 3R फ्रेमवर्क। 3R मतलब क्या है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करो, रिड्यूस करो और रीडिस्ट्रीब्यूट करो, राइट। यानी कि जो चाइल्ड केयर है उसका जो भी बर्डन है वो सारे बर्डन को पहले रिकॉग्नाइज करो, पहले उस बर्डन को एस्टिमेट करो, फिर उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करो कि माँ बाप क्या क्या करेंगे। आज के दिन में माँ बाप काम भी करेंगे, बच्चे को भी संभालेंगे, घर का भी काम करेंगे, सैलरी भी कमाएंगे, इनकम टैक्स भी पे करेंगे, क्या क्या करेंगे। तो उस बर्डन को रिड्यूस करो। रिड्यूस कैसे होगा कि पब्लिक यानी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करे चाइल्ड केयर के अंदर, और चाइल्ड केयर की फैसिलिटीज तैयार हो ताकि पेरेंट्स जो न्यूक्लियर फैमिलीज को सपोर्ट करा जा सके, और फिर वो बर्डन को रीडिस्ट्रीब्यूट करो। रीडिस्ट्रीब्यूट इंटरनली विद इन द हाउस होना चाहिए कि मैं अगर मदर हूं और आप फादर है तो आपको भी शेयर करना पड़ेगा, और रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बिटवीन द हाउस एंड द आउटसाइडर्स की जो सोसाइटी है उसको भी जो है लोड उठाना पड़ेगा। तो सोसाइटी को लोड क्यों उठाना पड़ेगा चाइल्ड केयर का, क्योंकि जो आज का मेरा बच्चा है वो कल का फ्यूचर वर्कफोर्स है, राइट। और वो फ्यूचर वर्कफोर्स तो समाज के लिए काम करेगा, देश के लिए काम करेगा। तो अगर देश और समाज चाहता है कि मेरा बच्चा फ्यूचर में उनका भला करे तो पहले उनको मेरे बच्चे का भला करना पड़ेगा। तो इसीलिए उनको भी उस प्रकार के एसेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीज बनानी पड़ेगी ताकि उस बच्चे को जो है अच्छा केयर मिल सके। तो ये इस आर्टिकल का पूरा टेक अवे ये है दोस्तों। So this was my entire discussion for today. Hope you liked it and enjoyed it. अगर आपको पसंद आया तो do like and share. Thank you so much. All the very best and जय हिंद to all of you guys.